हज़ारों फूल काफ़ी होते हैं एक हार बनाने के लिए। हज़ारों पानी की बूंदें काफ़ी होती हैं एक समंदर बनाने के लिए। लेकिन एक स्त्री काफ़ी होती है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। और ऐसे ही हमारे साथ एक महिला हैं जो कि सिर्फ अपने घर को स्वर्ग नहीं बना रही बल्कि अपने वार्ड को भी स्वर्ग बनाने का संकल्प लेकर आई हैं। तो मिलवाते हैं आज आपको उनसे। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 2 की एमसी कविता केडिया जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हमारे प्रोग्राम चाय पर चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है जी, एकदम। ओके। जो ये कोरोना टाइम है इसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रही हैं? ज़िंदगी में दिक्कतें आती रहती हैं। हर मुश्किल का सामना करे वही अपनी मंजिल पर पहुंचता है। ये भी एक हमारी दिक्कत है, परेशानी है, और ये सिर्फ एक भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व, पूरे संसार के लिए है। इसको हम पार करेंगे। और मेरा ये मानना है सबसे पहले जो है ना, हमारा भारत देश इसमें से उभरेगा पूरे विश्व में। जी। जैसा कि आप कह रही हैं कि दिक्कतें आती हैं, उनका सॉल्यूशन भी निकालना हमारी ही जिम्मेवारी है। तो आप क्या कर रही हैं अपने वार्ड में इस चीज़ को लेकर, कोरोना को लेकर? देखो, हम तो सबको यही सचेत करते हैं, स्टे होम स्टे सेफ। पहली बात। दूसरी ये होती है कि इसमें आप मास्क पहनो, हाथ बार बार धो। जी। आप बच्चे छोटे भी हैं, बड़े भी होते हैं सबके, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ भी हमें बार बार धुलवाने हैं। उनको भी हमने ये समझाना है कि बेटा, अगर आप बाहर जा रहे हो घर से तो आप मास्क पहनो। कोशिश रखें कि बच्चों को घर में रखें। अब लॉकडाउन खुल चुका है, तो लॉकडाउन खुलने से सब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, पार्कों में आना जाना सब। तो उसमें हमें इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। हम अगर खुद को सुरक्षित रखेंगे, हम अपने मिलने वाले 100 जनों को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। आपके एरिया में तो वैसे भी जो कोविड पॉजिटिव हैं वो केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कर रही हैं आप? जैसे भी कोई पॉजिटिव केस का आपको पता चलता है तो क्या रिएक्शन रहता है? सबसे पहले स्टेप क्या रहता है आपका? सबसे पहले स्टेप यही होता है कि हम वहाँ का जो एरिया है उसको सैनिटाइज करवाएं। ओके। क्योंकि जो लोग, जैसे भी इसका पता तो चलता ही नहीं है कि भाई कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। जी। अब एक इंसान में आज वो पॉजिटिव आया, लेकिन वो कल तक तो सब शॉप्स पे भी जा रहा है, इधर उधर अड़ोस पड़ोस में भी जा रहा है। तो हमारा यही होता है कि भाई हम सबसे पहले सैनिटाइज करवाएं एरिया, ताकि लोगों में जो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके डर भी निकले कि चलो एरिया सैनिटाइज हो गया, हम सेफ है। जी। तो कोरोना के डर से ऐसा तो नहीं कि आप घर से बाहर आप भी नहीं निकलती, जैसे आप सबको कह रही हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, तो आप अब इस चीज़ को आप कितना फॉलो कर रही हैं? नहीं, हम फॉलो इस चीज़ को भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एमसी भी हूँ जी। और अपने वार्ड को भी देखना होता है। जहाँ पर हम मेरे वार्ड की बात आती है, मैं फिर घर नहीं देखती, मुझे अपना वार्ड दिखता है, वो भी तो मेरा घर ही है। जी। इस टाइम में कुछ खास एक्सपीरियंस आपका रहा हो कोरोना के पेशेंट्स के साथ, या उनको लेकर कुछ ऐसा आपकी गली में, आपके वार्ड में कुछ ऐसा हुआ हो? बिल्कुल, मेरे साथ वाले घर में ही था। मेरा तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। कंटेनमेंट जोन में रही हूँ बकायदा 1 महीना। ओके, तो वो कैसा एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा। मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद एक ये था कि भाई अब पंछी पिंजरे से आज़ाद हुआ है, लेकिन हमें ऐसी कैद मिली थी सबको जितने भी थे कि एक शेर था और वो खूंखार हो गया था, उसको बंद कर दो। लेकिन हमें वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। शुरू में दिक्कत भी आई, आना जाना है, मैं एक एमसी हूँ, पुलिस वाले हमें कहते भी थे कि मैम प्लीज़ आप कम से कम जाइए। मैंने कहा देखो, मेरा तो एमसी का काम है, थोड़ा जाना भी पड़ता है। कंटेनमेंट जोन के नियमों का हमने पूरा पालन भी करा है। जो चीज़ सरकार ने हमें बोली है उन सब का पालन करते हुए भी एक एमसी का पद भी निभाते हुए सारी चीज़ों की हमने जिम्मेवारी निभाई है। जी। आप दिल्ली के एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, और आप उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं जहाँ लड़कियों को एक दबाव में, एक उनकी एक बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं, उनमें रखा जाता है। तो वहाँ से छूटकर, वहाँ से आना, अपने ससुराल में आकर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मतलब ये बिल्कुल ज़मीन आसमान वाली चीज़ नज़र आती है। तो इसको किस नज़रिए से देखती हैं और ये ऐसा कैसे संभव हुआ, वो थोड़ा सा हमें बताइए। इसके लिए श्रेय सारा मेरे हस्बैंड परवीन केडिया जी को जाता है। हमारे साथ मिसेस केडिया के हस्बैंड भी हैं, मिस्टर परवीन जी, सर स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस कोरोना महामारी के दौरान कवरेज कर रहे हैं, जगह जगह की कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को, आपकी पूरी टीम को साधुवाद।
हाँ जी सर, चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं। तो एक ऐसी लड़की जो ऐसे परिवार से आई थी, बहुत कह सकते हैं दब्बू भी शायद रही हो या ज़्यादा ना बोलने वाली हो, फिर आपने इनको कैसे लाइक मोटिवेट किया पॉलिटिक्स में आने के लिए, या क्या रहा उस टाइम का वो एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ जी। आपने कुछ कहा, चलो ये तो बीकॉम पास है। ओके। मेरे मदर खुद एक्स एमसी है। हाँ जी। मेरी माता जी 95 में एमसी बने थे, और वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है अपने उम्र के हिसाब से या समय के हिसाब से, जी। लेकिन सन 95 में अगर आज से हम बात करें तो लगभग 25-26 साल पहले की बात करते हैं। तो उस समय में मेरे माता जी का कार्यकाल भी उन्होंने अपनी बखूबी निभाया, जी। और सारा वार्ड भी, आज भी वार्ड तो वही है, थोड़ा सा एरिया बदल गया है, जी। और सारा वार्ड मेरे माता जी के किए हुए कार्यों को सराहता है। जी। और इस चुनाव में भी हमें वही योगदान मिला। रीज़न क्या था, हमारा जो वार्ड नंबर 2 है वो महिला आरक्षित है जी। जी। महिला, सामान्य महिला आरक्षित। तो अब हमारे परिवार में तो वैसे तो 3 महिलाएं हैं जी। तो मेरी मदर का तो एजुकेशन फैक्टर भी आ गया, दूसरा एक एज फैक्टर भी मैं कह सकता हूँ। चलो अगर एज फैक्टर, तो मैं मीडिया के सामने बैठा हूँ, एज फैक्टर राजनीति में नहीं होता, लेकिन उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ गई थी। जी। दूसरा जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है, उसको तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स से, तो फिर घर में बची ये कविता। तो इनको फंसा दिया गया। फंसा दिया गया, या इसकी, तो मैं तो कहूँगा इसका सितारा बुलंद था, इसकी लॉटरी लगी। नहीं, मैं मैम से पूछना चाहूँगी, मैम कैसे, मतलब आपको ये एक लड़की का सपना होता है कि ये सपना आपका शादी से पहले का था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है या मुझे ऐसा कुछ करना नहीं, है? मेरे को टीचिंग का था। ओके, तो ये थोड़ा सा बताइए आप मुझे प्लीज़। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, इनको इंटरेस्ट है जी। तो इन्होंने मुझे बोला भाई तूने करना है। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा घर में जैसे बच्चे भी छोटे भी है, हाँ जी। मतलब बड़े नहीं है तो छोटे भी है। जैसे बेटी मेरी 15 साल की है, बेटा भी 10 साल का है। तो बेटी अब जैसे आई है, अब उसको मदर की नीड हो गई, जी। क्योंकि जब बच्चा जैसे जैसे पढ़ाई में बढ़ता है उसको अपनी मदर चाहिए होती है, और बेटा छोटा तो उसको उस हिसाब से नीड है। बट इन्होंने काफ़ी मतलब मेरे को प्रेशर भी करा कि बोले नहीं कोई नहीं, बच्चे भी समझ जाएंगे, हम पापा हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ बोले पापा हैं, मैं हूँ, बोले काम हम लोग अपना संभाल भी लेंगे, बोले मीटिंग्स वगैरह में तूने भी चलना है, ऐसे बोले मैनेजमेंट बैठ जाएगा, बोले बिठाओगे तो बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठता। बोले तेरा सपना था कि तू जॉब करे, जी। एक टीचिंग लाइन में जाए, तो बोले तू ये समझना था तू टीचिंग लाइन में ही जा रही है तू। ओके। कि भाई जैसे सवेरे 7 बजे से लेके दिन में 2 बजे तक हम जॉब पर जा रहे हैं, बोले वो टाइम तो अपना पॉलिटिक्स को दे दे, घर छोड़ दे। फिर मतलब ठीक है, मैंने कहा चलो। तो मतलब कह सकते हैं कि अच्छे से मैनेज हो जाता है हाँ सबकी जी। उससे। चलिए, एजुकेशन जैसे सर ने बताया बीकॉम, तो बीकॉम की है आपने, और प्लस कहाँ में से? टीचिंग को दिल्ली से ओके, प्लस साथ में टीचिंग। टीचिंग किया है। ओके। जैसे आपने दिल्ली छोड़ा, दिल्ली के बाद आप यहाँ पे आई, तो क्या एक्सपीरियंस रहा हिसार के साथ, और स्पेशली मतलब सर के साथ, और फिर पॉलिटिक्स का जैसे सर ने एकदम से बताया कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, तो उस टाइम आपके दिमाग में कुछ मतलब कुछ खास आया? नहीं, अब पहले तो मैं आपका इस क्वेश्चन पर आप मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस, मेरा ये मानना है कि वैसे मैंने इनके मुंह पे इनकी कभी तारीफ नहीं करी है। नहीं तो गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। इनके जैसा हस्बैंड मिलना हर लेडीज के मुकद्दर सिकंदर का तारा बुलंद होना होता है। ओके। हर चीज में एक मतलब जो हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज करता है, एक मतलब अपनी ट्यूनिंग बनाना मेरे साथ में। मैं ये एक सीधे लफ्जों में कहूँ आपको, मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, दिल्ली में पली बड़ी हूँ, सब कुछ है, बट मैं भोंदू थी। ओके। जी। सीधा स्ट्रेट वे में और शॉर्ट में बोलती हूँ, मैं भोंदू थी। ओके। मैं शादी होके ठीक है, घर के काम जैसे एक आम लड़की को आते हैं, उस टाइम पर यही सब होता था। तो ये सारा कुछ आता था, सब चीज़ों की, जैसे एक परिवार को कैसे साथ लेके चलते हैं, कैसे समाज को साथ लेके चलते हैं, धीरे धीरे एक
टाइम निकलता गया शादी का, जैसे जैसे बच्चे हुए तो मैनेजमेंट कैसे बिठानी है ये मुझे डेली समझाते थे कि देख इस काम को तू ऐसे कर ले तो तेरी मैनेजमेंट बैठ जाएगी। मतलब बहुत हेल्पफुल रहा इनके साथ मेरा। आज मतलब ये है, कुछ इनको दिक्कत आती है आज मैं इनको समझाती हूँ। ओके, चलिए ये भी अच्छा है। ये तो रही एमसी से पहले की बात। अब जैसे ही आपको पता चला, आपको टिकट मिली और आपने बीजेपी ज्वाइन किया और टिकट मिली, रिजल्ट जब आया कि हाँ आप एमसी बन गए हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम सुन के, रिजल्ट सुन के? सीरियसली बताऊँ आपको, एक 10th के बोर्ड में जब बच्चे का अखबार नाम में छपता है ना, एग्जैक्टली वो फीलिंग थी। अखबार में नाम छपने वाले। एमसी बनने से पहले आपने कुछ वादे किए थे जनता को, जैसे सीवरेज था, अम्बेडकर कॉलोनीज उस साइड के सीवरेजेस को ठीक करना, और एक आपने कहा था कि जो मीडियोकर्स होते हैं उनके चैम्बर्स की सुविधा की जाएगी, कि उनको भी जैसे वकीलों को चैम्बर्स मिलते हैं हम उनके लिए। तो उन वहाँ कितनी खरी उतरी हैं आप उन चीज़ों में? अभी क्या चल रहा है? ये देखो, हमारी कोशिश ये है, हमारे 5 साल के कार्यकाल के दौरान जी हमने दिन और रात मेहनत करके हमने ये कोशिश करनी कि जो हमने वादे उस टाइम पर करे थे, चाहे मेरे 5 साल कल ख़त्म हो रहे हैं, मैंने आज तक वो वादा पूरा करना, मेरे दिल जान तन मन से पूरा करना है। और बाकी देखो जो चीज़ होती है वो ऊपर सरकार से चलती हैं कुछ चीज़ें, जैसे चैम्बर्स की बात आप कह रहे हैं, तो ये चीज़ हम सरकार को बोलेंगे आगे। अब सरकार कब कैसे मतलब किस तरह से होगा वो चीज़ भी सोचनी पड़ती है सारी चीज़ें। जी हम तो कोशिश कर सकते हैं हर हालत में, हम तो सीएम साहब के पास भी जा सकते हैं, सारी चीज़ कोशिश कर रहे हैं, मेयर साहब से भी बात कर लेते हैं, तो उस चीज़ को लेकर हमने कोशिश जारी रख रखी है। अब जैसे आप एक छोटी सी बात है, हमारे मेरे वार्ड में विकास नगर और अम्बेडकर बस्ती ये दोनों अनअप्रूव्ड एरिया हैं। ओके, तो हमने इस चीज़ के लिए भी सरकार के पास लगा रखी है एप्लीकेशन कि भाई इनको अप्रूवल दी जाए, क्योंकि वहाँ पे सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। और अगर आप उनको अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो जो लोग वहाँ रहते हैं, ये तो सरकार की भी गाइडलाइन है कि सड़क, पानी और बिजली इनकी व्यवस्था अनअप्रूव्ड एरिया में भी दी जाए। तो हम तो ये कह रहे हैं कम से कम वो सुविधा उनको दी जाए, ये चीज़ की भी हमने पूरी वो कर रखी है। चलिए बात करते हैं परवीन जी से। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक एमसी के हस्बैंड होने के नाते आपको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? सबसे पहले एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। 95 में जब मेरी मदर ने एमसी का चुनाव लड़ा तो मैं छोटा था, तब मेरी उम्र 15-16 साल की थी, तो बच्चा ही था मैं। तो जैसे आज सोशल मीडिया का टाइम है, तो उस टाइम मीडिया थी पर सोशल मीडिया नहीं थी, ये बात आप सभी जानते भी अच्छी तरह। तो अभी तो जैसे कंप्यूटर का ज़माना यही कहेंगे जी। तो उस टाइम तो मुझे आज भी याद है, पर्दे जो होते थे तो वो हाथ से लिखे जाते थे उस समय प्रिंटर से, तो उनके साइडों में डंडे डाल के, रस्सी डाल के उनको बांधना पड़ता था प्रचार के लिए। तो मुझे आज भी याद है कि पैडी को लेके जाना, दोस्तों के साथ जाना और उस बैनर को बांध के आना। और चुनाव में अक्सर क्या होता है, देखो मतलब 2 पक्ष खड़े हैं या 3 पक्ष खड़े हैं, 4 पक्ष खड़े हैं, थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होता है, तो दिन रात उन बैनरों को संभालना भी पड़ता था, क्योंकि जिसका मौका लगे तो हो सकता है कि वो बैनर ही ना मिले। ये तो चलो चुनाव की खट्टी मीठी यादें थी। तो उस समय भी मेरी माता जी ने बहुत अच्छे अंतराल से चुनाव जीता था। जैसे मैंने पहले भी बताया, 5 साल उन्होंने जनता की सेवा की। आज लगभग कई सदस्य बैठे हैं जो मेरे मदर के समय से साथ है। तो पूरा वार्ड ये बात बोलता है कि उनके द्वारा किया गया काम सराहनीय है। अब जैसे आपने मुझे अब का पूछा, तो देखिए जैसे हमारा वार्ड नंबर 2 है, महिला रिजर्व है जी। महिला रिजर्व जब भी कविता ने इलेक्शन लड़ा, नहीं तो हाँ, ये मेरा प्रश्न था वैसे कि यही रीजन रहा था कि सिर्फ कि ये महिला वार्ड है इसीलिए आप जीत गई। मेरा क्वेश्चन नहीं, जीतना तो देखो किस्मत की बात है, जीतना हारने से मतलब नहीं है। पहला वार्ड में और जब वार्ड बंदी हुई, मैं बताऊंगा, जब वार्ड बंदी हुई तो हमारा वार्ड महिला आरक्षित हो गया जी। तो हमारे टोटल अभी जब हमने इलेक्शन लड़ा तो 3 उम्मीदवार थे, एक कविता थी, 2 और भी जो वो भी हमारे पारिवारिक सदस्य ही है, क्योंकि जब वार्ड में रहते हैं तो परिवार ही है जी। और वैसे भी चलो एक दूसरे से मुलाकात रहती है, तो
चलो परिवार में एक जीतता तो परिवार में ही जीतता, वो भी मेरा परिवार है। लेकिन हमारी एक सोच है जी, हम सभी मिलकर कार्य करते हैं। अब जैसे हमारे वार्ड की मैं बात करता हूँ, काफ़ी बड़ा एरिया है। सबसे पहले सेक्टर 14 से शुरुआत करते हैं। वेल सेटल्ड सेक्टर है जी। जब सेक्टर का नाम आता है तो एक वैसे भी एक अच्छाई या मन में एक अच्छा उमंग साथ जुड़ती है। उसके बाद नई अनाज मंडी, तो एक व्यापारिक केंद्र है। वो जहाँ व्यापारिक केंद्र होगा तो वहाँ अमूमन सी बात है, समस्याएं हो सकती है, लेकिन समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता के हिसाब से होता है। उसके आगे हम थोड़े चलते हैं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, पुरानी कॉलोनी है, 650 के करीब मकान है जी, वेल सेटल्ड कॉलोनी है जी। उसके आगे वार्ड की तरफ बढ़ेंगे, पीछे चले जाएंगे, सुंदर नगर आ जाता है जी। सुंदर नगर भी लगभग 450 मकान है जी, वेल सेटल्ड सुंदर नगर हो चुका है। उसके जो बराबर में बात आई थी अभी, जैसे कविता ने बताया, विकास नगर, जो ये विकास नगर है, इसका नाम एक्चुअल में विकास नगर नहीं है। ये ऑफिसर्स कॉलोनी होती थी एनिमल हस्बेंड्री की किसी टाइम में। विकास नगर भी ऐसी एनिमल हस्बेंड्री का ही है। तो समय के हिसाब से जो लोग थे अपने प्लाट सेल कर गए, एक्चुअली में वो रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। जैसे मैंने प्लाट ले लिया, किसी ने भी ले लिया, सारे उसमें व्यापारी है जी। तो सबने क्या है, वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। और उसमें जब से विकास नगर को 30-35 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो उसमें क्या है, रेजिडेंस कम है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। लेकिन ये किसी सवाल का मुद्दा नहीं है कि कॉमर्शियल है तो अप्रूव्ड है या रेजिडेंशियल है तो अनअप्रूव्ड है। ये सरकार की पॉलिसी है। हमने 2 बार हाउस की मीटिंग में भी ये प्रस्ताव रख दिया कि विकास नगर को पास किया जाए। पहले कुछ केस वगैरह थे उनकी आपस की सोसाइटियों की, अब लगभग सब सेटलमेंट हो चुकी है। कुछ कोशिश शुरू करते तो 4 महीने का तो समय कोरोना की वजह से आप ये मानिए कि हमारा ये 4 महीने तो काउंट में है ही नहीं, और शायद अभी 2-3-4 महीने और भी लग जाएंगे नॉर्मल होने में। जो हमारी जो आम जीवन चर्या है जो पटरी पे आएगी, उसमें मैं मानता हूँ कि 3-4 महीने और लग जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर किसी भी काम के हम विकास की गति को बात करें, देखिए जैसे 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगा था, ठीक है जी। 23 मार्च को शाम को 5 बजे मोदी जी की घोषणा आई थी हरियाणा लॉकडाउन की। ये मानिए कि 20, 21, 22 मार्च तक तो हम नॉर्मल थे। हमें पता था कि कहीं ना कहीं कोरोना नाम का ये जो महामारी है या बीमारी है ये आई हुई है, लेकिन हम इंडिया वाले ये सोच रहे थे कि हमारे देश में नहीं आएगी, क्योंकि हम 22 मार्च तक बिल्कुल सेफ थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमारे फेस पे मास्क भी आ गया। आप सभी बैठे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, 22 मार्च तक आपने मास्क नहीं लगाया था क्योंकि बीमारी विदेश में थी। लेकिन चलो दुर्भाग्य कहेंगे कि चलो इधर भी आ गई। अभी जैसे आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि वार्ड में जब कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो हम क्या करें। देखिए उसके अंदर भी सबसे बड़ी एक गाइडलाइन है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की है। कंटेनमेंट जोन बनाना है, बफर जोन बनाना है, और क्या करना है वो हेल्थ डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। सबसे इनके जो मेन इंचार्ज है वो अपने हिसार के डीसी मैडम है जी। सारा सिस्टम उनके हाथ से चलता है। लेकिन अब तो चलो एक अच्छी बात ये भी है जी, मैं पढ़ रहा था धीरे धीरे क्या है, कोविड में भी काफ़ी चेंजिंग हुई है जी। पहले क्या होता था, एक पेशेंट पॉजिटिव आ गया तो पूरा एरिया कंटेनमेंट किया जाता था। मतलब इसमें ये नहीं कि ये गली पूरा एरिया ही। चलो ये भी ठीक है, सरकार के अच्छे आदेश है जी कि वायरस हवा में तो है नहीं। अगर हवा में होता तो शायद हम सभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते। तो अभी जैसे आपने बताया, मेरे तो बिल्कुल पड़ोस में माननीय आंटी जी सामने बैठे हैं, ये खुद पॉजिटिव पेशेंट थे। तो चलो बीमारी तो कहीं से भी आ सकती है, लेकिन सबसे पहले तो मेरे सामने बैठे इनके चरण स्पर्श दूर से करता हूँ, आज में जाके मैं कर लूँगा। इन्होंने जो हिम्मत दिखाई, देखिए अभी आपके पास भी आएंगे हम जल्दी। हम फोन पे जब किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले एक ट्यून बजती है, लड़ना बीमारी से है, बीमार से नहीं। लेकिन शायद हमारे साथ उल्टा है, हम खुद ऐसा करते हैं, हम बीमारी तरफ नहीं जा रहे हैं, बीमारी की तरफ जाते हैं। तो आंटी जी के घर में टोटल 3 लोग पॉजिटिव आए, तीनों ने इतनी हिम्मत से सबसे बात करना। हम जब भी बात करते तो लेकिन ये हमें सपोर्ट करते थे कि आप तो सही हो ना, हमारी टेंशन मत करो, लेकिन टेंशन तो होती है। चलो हमने भगवान से प्रार्थना की कि भी आप जल्द स्वस्थ होके घर आओ,
तो भगवान ने भी प्रार्थना सुनी, तीनों सदस्य स्वस्थ होकर घर पे आए। तो सभी गली की महिलाओं ने तालियां बजाकर, थालियां बजाकर, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया। देखिए क्या होता है, इससे एक एनर्जी बढ़ती है। आदमी अस्पताल से घर आया तो उसको पता लगता है कि भाई देखो कितने लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे टोटल हमारे वार्ड में पेशेंट्स है पॉजिटिव दाएं बाएं, उनके लिए भी मैं व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मालूम चल जाता है कि फलां घर में पॉजिटिव पेशेंट है। तो देखिए रूबरू तो जाके कह नहीं सकते, लेकिन मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आंटी जी तो खुद गवाह है, सारी बात आप पूछेंगे जब बताएंगे कि हमने क्या किया। ये नहीं कि ये मेरा पड़ोस है, मैंने क्या अभी एक शब्द यूज किया था कि पूरा वार्ड तो हमारा परिवार है, था, है और रहेगा। उसमें किसी भी पारिवारिक सदस्य को कोई भी परेशानी है, उसके लिए कविता है, मैं हूँ और मेरा पूरा केडिया परिवार। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, हम एक राजनीति की बात है ये, लेकिन भाईचारे की भी है। कहीं भी जाते हैं तो अगर उसमें माननीय विधायक साहब है, मेयर साहब है, पार्टी के कोई भी बड़े नेता है, तो वो हमें कहते हैं, जैसे मुझे कहते हैं या मेरे पिताजी को कहते हैं भी एक पार्षद प्रतिनिधि, पार्षद तो कविता है, तो मुझे बोलते हैं भी पी पार्षद प्रतिनिधि। मेरे पिताजी को बोलते हैं पी पार्षद प्रतिनिधि पिता। ये तो मजाक के शब्द है, क्यों जी? तो कोई भी बात होती है तो मेयर साहब भी हंसते हैं, बोले जी 5 भी आ गए, सीधा कह के 5 भी आ गए। आगे बोला जी, तो हम कोई अगर मान लो वार्ड में विकास के लिए 1 लाख रुपए मांगते हैं तो विधायक जी भी या मेयर साहब भी हंस के कहते हैं, बोले अब इनको तो 3 लाख देने पड़ेंगे। बोले अब क्यों देने पड़ेंगे? बोला जी 3 MC काम कर रहे हैं। तो देखो ये भी हमारा सौभाग्य है कहीं ना कहीं कि माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब इतना कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए 24 घंटे। अभी मेयर साहब खुद नेगेटिव पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एकांतवास में कर लिया। कितनी अच्छी बात है। देखिए ऐसा मेयर हमें मिला, मैं मीडिया के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूँ कि उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। देखिए इंजन से रेल के डब्बे चलते हैं, मेयर साहब है हमारे रेल के इंजन। और ये नहीं है जी, सभी MCO को 20 के 20 MCO को इक्वल रखते हैं। कोई बात होती है भी आ जाओ भी, आप डिसाइड कर लो जो आपको अच्छा लगे। अभी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मीडिया के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि भाई मैं बिल्कुल सही हूँ और आप लोगों के भले के लिए एकांतवास में चला गया, लेकिन अभी भी 24 घंटे फ़ोन के माध्यम से सबसे जुड़े हुए। तो मीडिया के माध्यम से मैं मेयर साहब के भी स्वस्थ व जल्दी स्वस्थ होने की कामना करूँगा। अब बात आती है मैडम वार्ड की, हम मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजते हैं कि भी जिस घर में भी पॉजिटिव पेशेंट है, एक तो वो घबराए ना और अपने आप को अकेला ना समझे। आपको कोई भी चीज़ की जरूरत है दिनचर्या की, आप व्यक्तिगत हमें फ़ोन कर दे, सार्वजनिक ना करे, कहीं पर शर्म करता है आदमी जी, व्यक्तिगत कर दे। वो चीज़ कैसे पहुँचानी है, कहाँ पहुँचानी है, घर पे पहुँचाना हमारा काम है। तो ये भी एक हौसला अफजाई है जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है जी, हमारे पूरे वार्ड में भाईचारा बहुत अच्छा है। अब बात आती है समस्या की, समस्याएं नहीं होती जी, समस्या का कोई नाम नहीं होता। अब जैसे परसों बारिश आई जी, और राम जी ने आधा घंटा में इतनी बारिश कर दी तो शायद 2-3 दिन में भी, 4 दिन में भी इकट्ठी नहीं होती कई बार। चारों तरफ पानी पानी। तो मेरे पास 1:30-2 बजे करीब बारिश हुई थी जी, तो 2 बजे तो फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई साहब पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। तो मैं बोला भाई अभी तो बारिश तो रुकने दो, अभी तो पानी तो शुरुआत ही हुई है, रुका कहाँ है। लेकिन एक बात है, देखिए बारिश तो जितनी आए उतनी कम है, लेकिन किसान की लिमिट तक। मैं तो यही कहूँगा, हम शहरी आदमी हैं, हमारे तो कम आ जाए ज़्यादा आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान बारिश उतनी करे जितनी किसान की ज़रूरत है। क्योंकि किसान की फसल आएगी, किसान समृद्ध होगा तो हम भी होंगे। वार्ड में इतना पानी खड़ा हो गया चारों तरफ, मैंने पूरे वार्ड का राउंड किया तो किसी काम से मुझे निगम आना पड़ गया। तो वैसे तो हमारा शॉर्टकट है, ऋषिनगर होके सीधा निगम पहुंच जाते हैं हमें। तो मेरे छोटे भाई की दुकान है ऑटो मार्केट में, तो अमूमन क्या है मोनिका जी, मैं आपको बताऊंगा, अगर 5 मिनट भी बारिश होगी तो सिटी थाना के नीचे पुल जो रोड है वो थोड़ा डीप है, काफ़ी सालों से है, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है एक बार। तो मैंने वहाँ देखा भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी पानी है,
क्योंकि वो तो घर के सामने से मालूम चल रहा था, तो मैं घूम के गया, भाई को खाना देना था, तो उसी बहाने पूरा शहर भी घूमा गया। तो मैंने देखा हर जगह पानी पानी, लेकिन चलो ये तो भगवान की मर्जी है जी। तो मेरे वार्ड से भी फ़ोन आ रहे थे। तो जी अब हमारे सेक्टर 14 में क्या है जी, काफ़ी बड़ा डिस्पोजल लगा हुआ है पानी के लिए, जो कि बरसाती पानी आता है उस नाले को भी साफ़ करता है, खींचता है पानी, और सीवर लाइन। चलो उसमें 4 मोटरें लगी हुई है जी। जब हम MC बन के आए तो हमें सूचना मिली कि वहाँ पे 2 मोटरें काम कर रही है। मोटर 4 है लेकिन काम 2 कर रही है। तो वहाँ के हमने जो मोटरमैन है उनसे बात की, भाई 4 मोटर है, दिक्कत क्या है? तो बोला जी 2 जो मोटर है उनके बिजली का कनेक्शन नहीं है। अब कई बार क्या होता है जी, देखिए बारिश बहुत ज़्यादा बल्क में आ गई तो मोटर को तो आराम देना पड़ेगा जी। तो हम जैसे हमें कोई भी बात पता लगती है, मीडिया के सामने स्पष्ट कह रहा हूँ जी, हमारी ड्यूटी है, तारीफ नहीं है जी। तारीफ करेगी जनता। मैं तो देखो सबको एक बात कहता हूँ, हमारी कमी हमें बता दो, हमारा काम सबको बता दो। हमने तुरंत कोशिश करके 4 मोटरों का कनेक्शन किया। हमारे नगर निगम के छोटे से कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब तक बहुत बढ़िया चयन है। लेकिन कई बार चलो कुछ असमंजस हो जाता है काम में, वो भी हम मिल बांट के हल कर लेते हैं। लेकिन मैं आज एक मीडिया के माध्यम से एक मन की बात जरूर कहूँगा, हमारे नगर निगम में हमारे जेई इलेक्ट्रिकल है श्री रामदिया शर्मा जी, उनकी जो कार्य प्रणाली, जो काम करने की क्षमता, जो सिस्टम है, अगर पूरा नगर निगम उस सिस्टम को अपने ऊपर लागू कर ले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये हिसार शहर, समस्याएं तो भूल जाओ आप, कुछ ही दिनों में, साल महीने की जरूरत नहीं है, चंद ही दिनों में मॉडल हिसार बन सकता है जी। लेकिन अब ये निगम के अधिकारी या कर्मचारी इस बात को अपने ऊपर कितना लागू करते हैं वो उनकी समझ है। लेकिन अच्छे आदमी की तारीफ करनी चाहिए, तो वो अच्छे इंसान ही नहीं है, अच्छे अफसर भी है। और ये नहीं कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, कोई भी एक आम आदमी उनके पास जाता है, कोई भी, सबसे पहले तो वो गर्मी और सर्दी भाई पानी पी के जाना पड़ेगा, फिर चाय भी पीनी पड़ेगी। चलो लेकिन चलो पब्लिक आती है या आम आदमी आता है, मैं भी जाता हूँ, कोई भी आए उनके पास, हो सकता है जल्दी में भी, लेकिन चलो इस 4 महीने की तो एक सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी हो गई, इनकी तो ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। उसके अलावा पूरे वार्ड में जी समस्या ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ही समस्याएं कहेंगे तो समाधान कौन करेगा? हमारे साथ मैम है जो पहले कोरोना पॉजिटिव थी, तो चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उन्होंने क्या किया, और जब वो कोरोना पॉजिटिव थी तो किस किस चीज़ को फेस किया, चलिए जानते हैं उनसे। जब हमें पता लगा कि हम पॉजिटिव आए हैं तो हम बहुत घबरा गए थे। फिर सबसे पहले हमारे पास कविता का ही फ़ोन आया। जब मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके गए, वो बोली कि आंटी कोई भी चीज़ की दिक्कत हो मेरे को बताना, और आपके घर में सामान देने आऊँगी। और कविता ने ऐसा किया भी, ये हमारी सीढ़ियों तक सामान दे दे के आती थी, और बोली सैनिटाइज़र चाहिए तो वो भी ले लो, वो भी दे के आई। और सारे मोहल्ले वालों को भी संभाला इन्होंने। जैसे लोग कई वीडियो भी बना रहे थे तो कविता ने बाद में बताया कि भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सारे वीडियो को सब जगह भेज दिया। तो बाकी ज़्यादा हमारे को बीमारी से तकलीफ़ नहीं थी जितनी हम लोगों से डरे हुए थे। और कविता ने हमारी बहुत मदद की। हम चाहते हैं कि भी कविता आगे भी किसी के हो तो ऐसे ही मदद करें। जैसे हम पॉजिटिव आए तो हम हॉस्पिटल में थे, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, घर पे मेरी बहू अकेली थी। पीछे से हमारा सीवरेज ब्लॉक हो गया, तो कविता ने ये सीवरेज का काम करवाया। वो कैसे उन्होंने हेल्प की वो मेरे को नहीं पता, उन्होंने पीछे से ये काम करवाया था। तो वो कविता बताएगी कि इन्होंने कैसे किया। जब मेरे पड़ोस में ही पॉजिटिव केस था और उनके घर में सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से पानी सारा बैग घर में ही आ रहा था सीवरेज का, तो उस दौरान उन्होंने मेरे को फ़ोन करके इस समस्या का बताया। और हमने जो गली में जमादार आते हैं
उन सबको बोला, सभी जने बोले हम नहीं जाएंगे, इस घर में केस आया हुआ है, हम इस घर में एंट्री नहीं करेंगे। और इस चीज़ में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करी नगर निगम के प्रवीण प्रधान जी ने। वो अपनी टीम को लेके आए और उनके साथ मैंने खुद खड़े होकर वहाँ पर सीवरेज खुलवाया, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई एक आज एमसी बन गई है और ये आज खुद कोरोना को लेके इतना डर रहे हैं। हमें इस चीज़ की कोई वो नहीं थी कि भाई आज उनको कितनी वैसी परेशानी है कि उनकी बहू जो घर में बिल्कुल अकेली है और वो इस चीज़ को लेके कैसे मैनेज करेगी जब घर में कोई एंट्री नहीं कर सकता। अगर हम खुद एंट्री नहीं करेंगे तो जमादार भी क्यों करेंगे एंट्री। सबसे पहले हमने एंट्री करी और आप आओ अब साथ में हमारे। तो हमने उनको अपने साथ ले जाके, और प्रवीण प्रधान जी का मैं बहुत आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से थैंक यू बोलूँगी, साधुवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने हमारे कहने पे अपनी टीम के साथ में आकर और इस सीवरेज की ब्लॉकेज को खोला और उनकी समस्या को हल करवाया। अगला प्रश्न जनता के बीच से। हाँ जी, बात आई क्वेश्चन पूछने की। अब इनसे पार्षद कविता केडिया और ये जो पीपी साहब हैं प्रवीण केडिया जी, क्या पूछूं मैं, क्योंकि इनको तो हम कहते बाद में हैं और काम पहले हो जाता है। ये तो हमें डायमंड मिले हुए हैं, दोनों ही डबल डायमंड। और क्वेश्चन सारे सेक्टर के अंदर किसी सारे वार्ड में, सेक्टर में सारे वार्ड में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कहते बाद में है, काम पहले हो जाता है। और जो क्वेश्चन क्या करूं, इसकी प्रेज ही का प्रेज है, क्वेश्चन तो कोई खास है ही नहीं जो कि कोई कमी हो। इसके बाद सिर्फ एक राय दे सकता हूं मैं, जो कि इनके वार्ड के अंदर जैसे इन्होंने बताया हाउसिंग बोर्ड, फिर उसके बाद सुंदर नगर, फिर विकास नगर और ये सब हैं। वहाँ क्या है जी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सड़कों की, पानी की, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी अपने आप ना चौथे मंजिल पे चढ़ता है और लोगों को ना उल्टा वाल लगा के पानी बंद करना पड़ता है कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और हर जगह ये वो सकाडा से जुड़ा हुआ है। वार्ड एक ही है, सिर्फ बीच में एक सड़क है जो कि इधर सेक्टर 14, इधर सेक्टर 14 है। 100 फुट की सड़क है सिर्फ, मगर इस सेक्टर के अंदर वो प्रॉब्लम अभी चल रही है। यहाँ पानी इतना नहीं है, यहाँ घंटा 2 घंटे पानी आता है, पानी की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। सेक्टर 14, सेक्टर 33 में भी है, सेक्टर बहुत बड़ा है। वो पानी अगर इधर जुड़ जाए ना किसी तरह, ये कोशिश तो कर रहे हैं, करते भी होंगे, जरूर करते होंगे, थोड़ी ये कमी जरूर है। अब ये बताएंगे क्यों नहीं हो रहा, ये भगवान जाने। बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है जी, जबरदस्त है। अभी मेरे प्रिय अंकल जी ने बहुत अच्छा सवाल किया स्काडा के बारे में, तो मैं अंकल जी की नॉलेज में भी डाल देता हूँ और सभी दर्शकों के भी, और जितने भी यहाँ सदस्य मेरे वार्ड से आए हैं। स्काडा जल जो है वो जन स्वास्थ्य विभाग का एक डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ। और जैसे अंकल जी ने 100 फुट रोड की बात करी, इधर हम आ जाते हैं, इधर आ जाता है जी हुड्डा का सेक्टर 14, हुड्डा डिपार्टमेंट, जिसको अब कर दिया गया है HSVP। तो दोनों के ऑफिस, दोनों के नॉर्म बिल्कुल अलग है। तो अंकल जी, हमारे जो HSVP का वाटर वर्क्स है वो सिरसा रोड पर है और पब्लिक हेल्थ का जो वाटर वर्क्स है वो अलग है, तो ये लाइन नहीं जुड़ सकती। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो शायद आपको माइक में बोलने नहीं देता। अब छोटी सी बात 1 सेकंड की और लूँगा जी। हमारे वार्ड नंबर 2 में हरियाणा सरकार से संबंधित कितने विभाग है आपको बताता हूँ। पहला विभाग जैसे भी मैंने जिक्र किया, हुड्डा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP। दूसरा है जी हाउसिंग बोर्ड। तीसरा नई अनाज मंडी मार्केटिंग बोर्ड। चौथा जो हमारी ऑटो मार्केट, क्लॉथ मार्केट आती है, वो आती है नगर सुधार मंडल के अंतर्गत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। फिर नगर निगम। तो सबका समन्वय हमें बिठाना पड़ता है जी, क्योंकि सबकी सिस्टम अलग है, ऑफिस अलग है, कार्य प्रणाली अलग है। लेकिन चलो संजोग से कि सबसे मिलके काम हो रहा है। बाकी मैं अंकल जी की बात को दिमाग में रखते हुए कि HSVP के अधिकारियों से प्रयास करूंगा कि भी आप भी इसी तरह का कोई स्काडा जल की तरह प्रयोग करें और सेक्टर 14 को जल्द से जल्द स्काडा बढ़ाया जाए। धन्यवाद। सर, मुझे मतलब जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करके
आंसर्स दे रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, मुझे लगता है मैम आपको टाइम नहीं देती होगी ना, मतलब कि आप घर में बोल नहीं पाते होंगे। यहाँ पे वो सारी वो भड़ास निकाल जाती है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है क्वेश्चन पूछने का, आप मेरे क्वेश्चन से पहले ही मेरे आंसर्स मतलब मुझे दिए जा इस बात का जवाब मैं देती जी। हूँ, आप गलत बोल रहे हो। बोलने का मौका मुझे नहीं मिलता, मैं तो कहती रहूँगी सुनो जी सुनो जी। सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, सारा दिन वार्ड में लगे रहते हैं, और मैं तो बस सुनो ही सुनो करती रह जाती हूँ, सुनते ही नहीं है। पर सर की इन चीज़ों से यही निकल के आया कि जैसे आप ही बोलने का मौका नहीं देते, और आज उनको ऐसे मौका मिल गया कि बस ठीक है मैं स्टार्ट हो जाऊँ। अभी जैसे प्रिया अंकल जी ने जी। बोला कि काम होता नहीं, ये शिकायत होती है उससे पहले हल हो जाती है। जी तो ये देखिए मेरा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, या अंकल जी जैसे बड़ों का आशीर्वाद है, सभी बैठे हैं। आज सुबह की बात है कि मेरे पड़ोस की कोई शिकायत थी सीवर की, तो मेरे प्रिय अंकल जी हैं आनंद जी गुप्ता, कल उन्होंने 2 मैसेज डाले, तीसरा मैसेज आज मॉर्निंग में भी आया उनका। जी तो मैंने उनको थंब से इशारा कर दिया, तो वो समझे नहीं, बोला होगी क्या, मैं बाहर देखो होने लग रही है। ओके चलिए बहुत ये अच्छी मेरे बात कार्य है करने ये। का परिणाम है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम बहुत सारे एमसीज से मिल चुके हैं, वैसे ये कहते हैं कि किसी की इनकम नहीं पूछनी चाहिए, बट स्टिल मैं जानना चाहूँगी कि जो एमसी की इनकम होती है, क्या आप सेटिस्फाई हैं उस इनकम से, या हमें आप बता सकते हैं कि वो कितनी होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी देखिए मीडिया के सामने सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और मैं तो वैसे भी कभी झूठ नहीं बोलता। जी हरियाणा सरकार द्वारा हमें इनकम नहीं है, मानदेय है। ओके सरकार जो एक निगम पार्षद को मानदेय देती है वो है 10,500 रुपये, जो हर महीने हमें मिलता है। जी ठीक है जी, सरकार की तरफ से हमें सिर्फ ये एक सुविधा है ओके 10,500 रुपये की। रही बात इनकम की, इसके अलावा किसी भी निगम पार्षद पे कोई इनकम का साधन नहीं है निगम की तरफ से, या अपनी जो देखो, जो मेरा जो व्यापार है वो तो सदियों से चला रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, जी लेकिन इनकम ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे भी फिर आप निगम पार्षद क्यों बने? जी बिल्कुल, देखिए, मेरा अगला प्रश्न, मैंने कहा था कि आप मुझे बोलने का मौका वैसे भी नहीं देने वाले हैं, आप मेरे प्रश्न भी खुद ले लेते हैं। तो ये सुनिए, जब चुनाव आता है जी। तो जज्बा होता है जी। अब आप खुद देखिए, वही बात आ जाती है, जब महिला आरक्षित वार्ड था तो भी महिलाएं आई इलेक्शन में, जी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, चुनाव तो इन्हीं का था, हम तो पीछे थे। जी वही बात आती है, इनकम की बात जो है, जब भगवान ने जिताया है तो इनकम भी वही दे रहा है। जी अब मेरी तो देखो, मेरे व्यापार के स्रोतों से जो कमाई हो रही है जी तो सभी को पता है, जो मेरे व्यापार है, समाज को भी पता है, भाईचारे को भी पता है, बिल्कुल। और अब निगम में भी पता है। तो निगम की तरफ से ऐसा कोई इनकम ऑफ सोर्सेज तो नहीं जो है। आप जो भी काम करवाते हैं, सपोज आपने ये छोटे से लेके बड़े तक, हम अगर एक नॉर्मल प्लम्बर को भी घर में बुलाते हैं तो वो 1000 रुपीज़ वन टाइम लेके चला जाता है। तो ये वाली काम के लिए जो फंड है वो कैसे आता है, कैसे आप इकट्ठा करते हैं, या क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हमें नहीं पता तो हमारी जनता को भी बिल्कुल, नहीं आपने पता। अच्छा सवाल किया। जी। देखिए, 2 तरह के काम हैं। वार्ड में कोई समस्या है, समस्याएं मतलब सड़क नहीं है कहीं, या सड़क है टूट गई, जी सीवर लाइन है लेकिन वो छोटी पड़ गई, या बंद हो गई, या चौक हो गई। जी पानी की समस्या जैसे अंकल जी ने बताई, कम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब नए कोई भी प्रोजेक्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे सेक्टर 14 में एक फुटपाथ का अभी भी काम चल रहा है, बीच में लॉकडाउन होने की वजह से रुक गया था। अब ये क्या है, इनको हम देते हैं विकास का नाम जी। अब मैं और कविता और मेरे पिताजी, हम तीनों सारा दिन वार्ड में रहते हैं। जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको, मेरे पिताजी भी नई अनाज मंडी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के आज हाल घड़ी प्रधान है, जी तो वो अनाज मंडी को संभालते हैं। तो कुछ हमने क्या एक दूसरे की ड्यूटी भी लगा रखी है जी, तुम थोड़ा उधर की तरफ ध्यान रखो या मैं इधर की तरफ रखता हूँ। ओके तो एक हमने साझा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ उसके लिए। मैं उसमें 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में लिखता रहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, आप तुरंत व्यक्तिगत मुझे बताएं, और उसका मैं समाधान प्राथमिकता के आधार पर मैं करवाऊँगा। अब रही बात वही इनकम वाली बात, इनकम कुछ नहीं है ना, हमें इनकम चाहिए। हमारा जज्बा है समाज सेवा करना, जो हम करेंगे और करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। अब जो फंड की बात आपने पूछी, इसके लिए जी नगर निगम टेंडर लगाता है, सरकारी टेंडर होता है बिल्कुल वो। जी उसके लिए बाकायदा जो हम मांग करेंगे, उस मांग पे जेई साहब आते हैं और उसको देखते हैं कि ये मांग पहली बात जायज़ है क्या, ओके
और देखिए जब मांग जायज़ होगी वही तो करेंगे, जब तो काम होगा। उस पर हमारे जो माननीय जई साहब होते हैं मौके के, वो उसको एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट बना के वो सरकार के पास भेजा जाता है। जैसे हमारे हिसार नगर निगम की अप्रूवल 1 करोड़ रुपए की है एक टाइम में। अगर वो काम 1 करोड़ रुपए तक का है तो यहाँ कमिश्नर साहब हैं हमारे माननीय अशोक गर्ग जी, उनकी पावर है। उससे ऊपर अगर कोई बड़ा काम है, बड़े काम भी होते हैं करोड़ों के, तो वो हमारे यूएलबी में पंचकुला जो हेडक्वार्टर है वहाँ चला जाता है। काम की रेशो वही है, पैसा देती है हरियाणा सरकार। अब नगर निगम के पास क्या साधन है इनकम के, वो सभी को पता है, या मैं बता देता हूँ जी शॉर्टकट में ही। सबसे बड़ा हमारा इनकम का साधन है नगर निगम का हाउस टैक्स, जो जनता सालाना देती है। इसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ पूरे हिसार वासियों को। वैसे तो ये स्कीम हरियाणा लेवल की है, लेकिन हम तो हिसार में बैठे हैं तो हिसार की बात करेंगे जी। 31 जुलाई 2020 तक हरियाणा सरकार ने हाउस टैक्स में इतनी सारी रियायतें दे रखी है कि किसी भी मेरे प्रिय पारिवारिक सदस्य का, किसी भी भाई का शहर में अगर हाउस टैक्स बकाया है, वो 31 जुलाई ना मान के 30 जुलाई तक भर दे, क्योंकि इतनी रियायतें आई हुई है जी। मान लो आज किसी सरकार ने ये रियायतें क्यों दी है जी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है, और काम नहीं होने से सरकार के पास टैक्सेज भी नहीं जमा हुए जी। तो सरकार ने छूट दे दी। उन छूट में क्या है जी, सारा ब्याज माफ़ है। तो निगम की जो आय है वो ये रेंट हो गए, जो दुकानें हैं नगर निगम की, मेन हाउस टैक्स है, उनसे तो नगर निगम का कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह निकल जाती है। अब हमने एक टारगेट बनाया हुआ है, मैंने और कविता ने और मेरे पिताजी ने, कि हम कोशिश करके 30 जुलाई तक नगर निगम को वार्ड 2 का 1-1 पैसा हाउस टैक्स का जमा करवाएंगे, ताकि कुछ तो हमारे खजाने में इजाफा हो। तो छोटी सी बात में मैडम बात ये है, जो भी विकास कार्य होता है वो सरकार द्वारा कराया जाता है, उसका टेंडर लगता है, उसका भुगतान सरकार करती है। चुनाव होने से पहले, एमसी के चुनाव होने से पहले आपने वादे किए थे सीवरेज के अंबेडकर नगर में, और चैम्बर्स के वादे किए। अभी फिर मैंने जब उसके बाद प्रश्न पूछा आपसे कि जो ये काम है वो कब होने वाला है या कैसे है, आपने बताया कि ऊपर हम उस चीज़ को लेके जाएंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। लेके जाएंगे नहीं, हाँ जी, लेके गए हैं। ये सीएम लेवल का काम है। ओके, जो चैम्बर्स बनेंगे वो सीएम लेवल के कहने पे बनेंगे जी, बनेंगे वो उनके लेवल पे बनेंगे जब वो करना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि फिर यानी कि चुनाव होने से पहले हमें वादे नहीं करने चाहिए। ये वादे कैसे कर लिए हमने, मतलब किस बेस पे ये वादे होते हैं? नहीं देखो, वादे तो हम लोग क्यों करते हैं कि हम उनको पूरा कर सकें जी, लेकिन और हम जनता वोट भी उसी भी हाथ पे देती है कि भी सामने वाला अगर इतना, देखो आज अगर हमने 10 वादे करे हैं, जी, अगर हमने 10 में से 8 भी हम पूरे करेंगे जी, तो वो यही कहेंगे कि हाँ जी 8 वादे इन्होंने अपने पक्के निभाए हैं जो जी, करके गए थे। लेकिन मुझे जो लगता है कि जब अगर हम कोई वादा कर रहे हैं तो उसका एक बेस होना चाहिए कि हम श्योर होने चाहिए कि ये काम हमारे हाथ में होगा, ये श्योर है। सपोज अभी आपने जो वादे किए, अभी आपका टाइम मान लो ख़त्म होता है और उस टाइम ये चीज़ ना हो, तो वो एक जो जनता का होता है, एक बॉन्ड है, एक विश्वास है आपके ऊपर, जो ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो खंडित नहीं होगा जी। इसका अगर मैडम जवाब मैं दूँ तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जवाब वही होता है जो सच हो। जब हम चुनाव लड़ते हैं, देखिए कविता पहली बार निगम पार्षद बनी है जी, तो जनता ने हमारे से डिमांड की, हमने जनता से वादे किए। तो हमें ये नहीं पता कि ये क्षेत्र, ये दायरा या ये काम नगर निगम की सीमा में आता है या नहीं। सही होगा मेरा सवाल या जवाब, जो भी दोनों दे देता हूँ। किसी एक आम जनता ने मुझे कहा कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन आपको हमारे यहाँ पे ये काम करवाना पड़ेगा, मतलब उसका कोई नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, यही कह लो भी एक ये सीवर लाइन बिछानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने वादा कर दिया कि ठीक है जी, अगर मैं जीत गया, मैं बन गया, मैं सबसे पहले ये सीवर लाइन बिछाऊंगा, क्योंकि मुझे वोट लेनी है। ठीक है, देखो ये मेरी जरूरत है वोट लेना, ओके, और मैंने वादा भी सही किया। और मैंने उस वादे पे खरा उतरते हुए जब मैंने निगम में या हमने निगम में पैर रखा, तो हमारा तो पहला सवाल ही वो था संबंधित अधिकारी से, भाई वहाँ जाओ। मतलब हम कह सकते हैं कि जनता की जो डिमांड है उसको आप अपना वादा बनाएंगे, मतलब आप उसी को अपना वादा बनाते हैं कि हम ये चीज़ पूरी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। एक अभी ट्रस्ट देखिए एक छोटी सी पैदा बात करने के लिए आपने 3-4 बार पहले भी नाम लिया, जैसे अंबेडकर बस्ती जी, साथी है हमारे वो, लेकिन कुछ नॉर्म है जी,
जो भी अम्बेडकर बस्ती में रहता है उसको भी पता है ना कि ज़मीन किसकी है जी, उसको भी पता है जो वहाँ रह रहा है वो ज़मीन किसकी है। जो फ्रंट की ज़मीन है वो है सिविल हॉस्पिटल की जी। और जिस विषय में कोर्ट केस आ जाए, आप मीडिया बंधु आप बता दीजिए, सरकारी फाइल कहीं भी जाएगी, अगर उस पर पेज लग गया इट इज़ कोर्ट केस, उस पर कुछ भी नहीं होने का, सबको पता है, जब तक कोर्ट कोई भी फैसला नहीं करेगी। थोड़ी सी अम्बेडकर बस्ती को घूम के पीछे की तरफ चले जाइए, वो हिस्सा आ गया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में, ठीक है जी। लेकिन क्या था, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट क्या कह रहा है, जब हमने यहाँ पे प्लॉट काटे वहाँ मकान नहीं थे, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि आपने हमारे मकानों के ऊपर से ही दुकानों के प्लॉट काट दिए। अब ये तो उनका व्यक्तिगत मैटर है, क्योंकि उस टाइम में एमसी भी नहीं था। अगर मैं एमसी होता भी या हूँ भी तो ये मेरे संज्ञान में काम नहीं है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कह देता हूँ, हम अपनी तरफ से अम्बेडकर बस्ती उजाड़ने के पक्ष में नहीं है। क्यों उजाड़ेंगे, हमारा परिवार है, वोट की राजनीति नहीं है जी, परिवार भी तो चाहिए, वोट बाद में है। लेकिन अगर सरकारी आदेश से, जैसे एक सेकंड एक बात शेयर करूंगा, 2 दिन से आप देख रहे हैं डाबड़ा रोड पे जो चल रहा है टीसीपी का, टाउन कंट्री प्लानिंग जो भी कर रही है, शायद वहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम था, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ऑफिस घर ऐसे टूट गए, आशियाने ढह गई। अब देखो मैं फेवर नहीं करूँगा ना, मैं बुराई कर रहा, लेकिन लेने वाले को नहीं पता कि तू गलत जगह प्लाट ले रहा है भाई, इतना पैसा लगा दिया और मकान तहस नहस हो गया। अब वही चीज़ मैं अम्बेडकर वासियों के लिए कहूँगा, हम उनके साथ हैं, लेकिन जहाँ न्यायालय की बात आएगी वहाँ तो न्यायालय करेगी, हम नहीं। रही बात विकास की, मुद्दे की, जो जनता बताएगी 5 साल में हम करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात अभी, क्योंकि चाय भी पी ली हमने, चर्चा भी होगी, तो मीडिया के माध्यम से कह देता हूँ, आने वाले समय में समस्या भी नहीं है, वार्ड 2 हिसार का सबसे मॉडल वार्ड होगा। ये मैं आपको आपके माध्यम से पूरा वार्ड घुमा के दिखा के लाऊंगा। समस्याएं तो होंगी तो उनको तो हल करते रहेंगे, वो तो सारी उम्र की है, लेकिन आप पूरा शहर घूमते हो, खुद आप फर्क देख लेना। जैसे हम अपनी फैमिली में चाहे 4 मेंबर्स हों 5 हों, सबको खुश नहीं रख सकते, मतलब किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई नाराज़ रहता है, तो आप अपने वार्ड के हर सदस्य को खुश रख पाती हैं? खुश तो देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, जब हम अपने फैमिली मेंबर्स को ही खुश नहीं रखते। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां ये एक सी नहीं है, तो वार्ड में भी सभी लोग एक से नहीं होते हैं जी। हमारी कोशिश रहती है, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी, कि भाई हम उनको भी मना सकें। बच्चा किसी चीज़ को लेकर नाराज़ है, छोटा बच्चा है, वो हमें पता है कि ये टॉफ़ी से मान सकता है, हम उसको टॉफ़ी दे देते हैं कि भाई बेटा कोई नहीं, अगली बार तेरे को चॉकलेट दिलवा देंगे। तो मेरा यही कहना है कि इसी तरीके से वार्ड के अगर सभी लोग नहीं खुश होते तो क्या उम्मीद रखते हैं आप नेक्स्ट टाइम के एमसी बनने में अपने? नहीं, ऐसे नहीं कि वो खुश नहीं है तो भाई पहले हम ये सोचेंगे कि हमने नेक्स्ट टाइम एमसी बनना है तो हम इनको नाराज़ करके बनना है। बट हम एक बार कोई भी पोजीशन लेते हैं, कोई भी कुर्सी लेते हैं, कोई भी जगह लेते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं उसे लंबा चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ, है ना सर? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं इसका जवाब मैं दे देता हूँ जी। तभी मैं आपके पास आपको पता, मैं तो सटीक बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने हमारे से खुश नहीं होना, मैं सुनने का बन जाऊँ ना तो भी कहेगा तो चांदी है, तो ऐसे 5-10 ही लोग हैं और वो ऐसे रहेंगे, मैं खुला कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब उम्मीद क्या रखते हैं आप आगे एमसी बनने के लिए? देखिए जी, मैं तो कहूँगा तो मेरे मुंह से बड़ाई हो जाएगी। कभी आज तो चलो चाय पे चर्चा है तो चाय पी रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, आज आपने हमें बुलाया, नेक्स्ट टाइम आपको मैं बुलाऊंगा और मेरे वार्ड में बुलाऊंगा और ऐसे टाइम पे बुलाऊंगा कि कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी, आप आएंगे और आप आके जिस मर्जी से रोक के पूछिए, दुकान पे जाके पूछिए, किसी महिला से बैल बजा के पूछिए। हमारा 1.5 साल का कार्यकाल वो जनता बताएगी और अगले 5 साल वाले, आने वाले 5 साल पे मोहर आप लगाओगे। पॉलिटिक्स का पहला कदम मैं अगर कहूँ एमसी, आपने वो पार कर लिया, उसके बाद क्या प्लान है, मतलब मेयर के लिए या आगे बढ़ने के लिए, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए आपका क्या मूड है? अब सही बताओ ना, वो कहते हैं ना कि जब उखल में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। नहीं, वो सिर्फ डरना है या फिर प्लानिंग में आ गया? क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ जी। मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं थी,
अब मैंने इसमें कदम रख दिया, जी। अब मुझे अच्छी भी लगने लग गई। ओके। अब मेरी जिंदगी का एक ध्येय है कि एक बार मैंने इनको भी कहा मुझे एमएलए बना दो। उसके बाद चाहे मुझे पॉलिटिक्स के पीछे भी हटा देना और मतलब कह सकते हैं कि आपको रंग चढ़ गया रंग पॉलिटिक्स चढ़ का। गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को यहाँ बुला के आपसे बात करके और इतना कुछ जानने को मिला एमसी के बारे में, बिकॉज हमारे भी प्रश्न होते हैं, जनता के भी प्रश्न होते हैं फंड्स को लेके, कामों को लेके। थैंक यू सो मच चाय पर चर्चा पे आने के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य में दीर्घायु की कामना करता हूँ।